जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब एक टाइम के लिए अनकंफर्टेबल कर देंगी कि ऐसा भी हो सकता है क्या? तो क्या ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं या फिर आपने सोसाइटी की चीज़ों को या अपने रिश्तेदारों में किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ हो तो आपने वो सुनकर समझकर फिर वो लिखा? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सब मॉलेस्ट हुए हैं। आज भी बसों में, ट्रेनों में, बाजारों में कोई भी आपके स्तन पर हाथ रख सकता है, कोई भी आपके बैक पे मार सकता है, कोई भी आपको चिकोटी काट सकता है और यह नॉर्मलाइजेशन हो गया है इस चीज़ का। इंडियन सोसाइटी में कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सेक्सुअलिटी पे बात करने पे, प्लेजर पे, ऑर्गेज्म पे अगर बात करने पे आते हैं तो आप सबसे पहले कतराने लगते हैं। न जाने कितने ऐसी खबरों से अखबार पड़ा है कि सामने रेप हो रहा है और भीड़ देख रही है, लेकिन कोई स्त्री पुरुष अगर चूम रहे हैं एक दूसरे को सार्वजनिक तौर पर, गले लगा रहे हैं, तो वही समाज जो हत्या को स्वाभाविक तौर पर ले रहा है वो चूमने को स्वाभाविक नहीं ले रहा। हिंदी साहित्य में भी कई बार ऐसा हुआ कि महिलाओं ने जब खुलकर कोई चीज़ प्रेजेंट करी अपनी कलम के द्वारा तो कहा गया कि हिंदी साहित्य की जो लेखिकाएं हैं वो अश्लीलता लिखती हैं। पितृसत्ता चाहती है कि वो कहे, आप तभी कोई बात कहें कि पितृसत्ता ने मुझे ये छूट दी है। जी। मैं नहीं कर रही, मैं आपसे छूट नहीं मांग रही, क्योंकि मैं आप पर सवाल उठा रही हूँ कि आप होते कौन है मुझे छूट देने वाले। ऐसा भी एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग है जो केवल 2 जेंडर मानता है, एक मेल एक फीमेल, और वो तीसरे को मानने को राजी ही नहीं है। ये जो बाइनरी सिस्टम है लिंग को देखने का, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि हमें यही दिखाया गया। चाहे जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे सोशल जस्टिस वाली बात हो, अगर ये महिलाएं उठाती हैं तो इसको मेन वर्सेस विमेन से जोड़ दिया जाता है। Exactly. और कहा जाता है ये तो केवल एक फूट डालने का एक तरीका है और कुछ नहीं। तो इनकी असल परिभाषाएं आखिर हैं क्या? फेमिनिज्म को एंटी मैन जिन लोगों ने भी एस्टैब्लिश किया, ये वही लोग थे जिनको बड़ा मजा आता है स्त्री द्वेषी चुटकुले पढ़ने में, जिनको बड़ा आनंद आता है बॉडी शेमिंग करने में, जिनको किसी स्त्री के कपड़े के भीतर झांकने में बड़ा रस मिलता है। मैं एकदम कैमरे पे फोकस करके बोलना चाहती हूँ बात। पेट्रियार्की को एक ही चीज़ खत्म कर सकती है, वो है फेमिनिज्म, मेट्रियार्की नहीं। तो अगर पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ना है तो फेमिनिज्म से ही लड़ा जा सकता है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। जंजीरें जब सोच पर पड़ जाएं तो परिंदे भी पिंजड़ों में जन्म लेते हैं, और जब एक महिला, एक औरत कलम उठाती है तो वक्त के पन्ने भी कांप उठते हैं। नमस्कार, पुष्कर डॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का एपिसोड बेहद खास है। आज हमारे साथ एक ऐसी आवाज मौजूद है जो न सिर्फ कविता कहती हैं बल्कि समाज की चुप्पियों को भी चीर कर रख देती हैं। नई पीढ़ी की कवित्री शोभा अक्षर, और बात होगी हिंदी साहित्य पर। जानेंगे कुछ ऐसी किताबों के बारे में जो हर उस महिला को उड़ने की ताकत देंगी जिनके पंखों पर जंजीरें जकड़ी हैं, हर उस पुरुष को नई सोच देंगी जो पितृसत्ता के पिंजरे में कैद हैं, उस समाज को आईना दिखाएंगी जो आज भी जेंडर बायस्ड है। तैयार हो जाइए ऐसी बातचीत के लिए जिसमें हर शब्द एक सवाल है और हर जवाब एक क्रांति। तो इस पॉडकास्ट को सिर्फ सुनिएगा नहीं, महसूस कीजिएगा। आज तक जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, जितनी भी रचनाएं हुई हैं, सब कहीं ना कहीं से प्रेम से लिंक हैं। चाहे वो ब्रेकअप स्टोरी हो, चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे वो फ्लर्ट हो, हर कुछ प्रेम से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आज के दौर में देखा जाए तो आज के दौर में प्रेम की जो परिभाषा है वो पूरी तरह बदल चुकी है। अगर आप जेनजीज के टर्म देखें तो सिचुएशनशिप और बेंचिंग और न जाने क्या क्या है, उसमें नए नए नैनोशिप है एक टर्म। हाँ। तो इन सब टर्म्स को देखते हुए आपको क्या लगता है कि प्रेम की परिभाषा जो आज है वो कितनी बदल गई है और वो कितनी सही है? और दूसरा, आपके लिए प्रेम की परिभाषा क्या है? पुष्कर, शुक्रिया। मतलब शुरुआत इतनी खूबसूरत शब्दावली से हुई है, वो है प्रेम। तो तुमने बहुत खूबसूरत बात कही कि सबका सार जो है ना कहीं सबके नेपथ्य में प्रेम है जी। और जब मैं उसकी परिभाषा में जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम ही क्यों। फिर मैं सोचती हूँ कि प्रेम तो अभिव्यक्ति है और
सारी रचनाओं के सार में अभिव्यक्ति है। और अभिव्यक्ति क्यों होती है? क्योंकि अभिव्यक्ति जो है वो सबसे छोटी इकाई है विद्रोह का। जी। और जहां पर विद्रोह है, विद्रोह कहाँ पर होगा? जहां पर अन्याय होगा। और जहां पर विद्रोह होगा तो हम विद्रोह अन्याय के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम उसके बरक्स किसको खड़ा कर रहे हैं? जी। हम प्रेम को खड़ा कर रहे हैं। तो जो जनजी है, और फिर और भी, अभी तो और भी इसके बाद का भी वर्जन जनरेशन आ गया है, तो इन सब की टर्मिनोलॉजीज जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबको प्रेम चाहिए, सबको चाहिए कि उनको जाना जाए, समझा जाए। कोई ऐसा हो जिनके साथ वो मनुष्य होने की जो अस्मिताएं हैं उनकी, उसको वो एक्सप्लोर कर सकें। जी। तो वो उस प्रेम में संभव है। और प्रेम जब हम बात करते हैं पुष्कर, तो हमेशा उसको जोड़ों में करके नहीं देखना चाहिए। जी। प्रेम, आपका प्रेम किसी के साथ भी हो सकता है, आपका दोस्त के साथ आपका प्रेम हो सकता है, आपकी बहन, आपके भाई, आपके माँ, आपके पिता, एनोनिमस, हर रिश्ते में प्रेम। हर रिश्ते में प्रेम जी। है। और मैं कहूँ कि जिनसे रिश्ता नहीं भी स्थापित हुआ है और जिनसे आप सिर्फ अपने चेतन या अवचेतन में एक मर्तबा संवाद के माध्यम से मिले हैं या फिजिकली मिले हैं, आप उनके साथ भी प्रेम कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत कम लिखा गया है, बहुत ही कम, और लोग उस पर बात करने से भी कतराते हैं थोड़ा। उस पर लिखने में, मुखर होकर बोलने में क्या आपको कठिनाइयां आई, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, और क्या अभी भी आपको ट्रोल किया जाता है इन सब मामलों के लिए? हाँ, पर जैसे कहते हैं ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं तो कुछ ट्रोलिंग्स अच्छी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रोलिंग्स अच्छे हैं मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो कर रही हूँ वो एक मेरा रेजिस्टेंस है, एक चीज़, एक सत्ता के खिलाफ, पितृसत्ता के खिलाफ, मिसोजिनिस्टिक अप्रोच के खिलाफ, मेल गेज के खिलाफ। सेक्सुअलिटी विषय पर मैं क्यों आई, उसके पहले एक चीज कर देती हूँ कि एक बार का जो पत्रकार होता है ना, वो आजीवन पत्रकार होता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जब मैं अपना लेख लिखती हूँ या अपनी कविता लिखती हूँ, तो मेरी जो दृष्टि होती है वो वही खोजी दृष्टि होती है जब मैं पत्रकारिता जीवन में महसूस करती थी, या जिसकी मुझे ट्रेनिंग मिली है, या जिसका मुझे एजुकेशन मिला है। तो सेक्सुअलिटी पर आने के लिए एक छोटा सा किस्सा अगर सुनाऊं, बिल्कुल बिल्कुल। रेबेका वेस्ट बहुत पॉपुलर फेमिनिस्ट राइटर हैं जी। और रेबेका वेस्ट जो है, उनका एक यात्रा संस्मरण है। बेसिकली वो अपनी यात्रा संस्मरणों के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। जी। उन्होंने कहा कि एक जगह पर अपने संस्मरण का एक हिस्सा साझा किया और कहा कि स्कॉटलैंड में उनको एक बूढ़ी औरत भटकती हुई दिखी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक बुजुर्ग सी महिला और सिर्फ इधर उधर देख रही है, वो समझ नहीं पा रही है कि क्या करना है। तो रेबेका जाती है उनके पास और कहती हैं कि आप क्यों भटक रही हैं, कहाँ जाना है आपको, चलिए मतलब मैं मदद कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा, पता है यहाँ पर मेरे पति की हत्या कर दी गई और मेरी बेटी के साथ बलात्कार कर दिया गया, और मैं यहाँ पर इसलिए भटक रही हूँ, या यहाँ पर मैं इसलिए जो तलाश कर रही हूँ वो ये कि आखिर ये सब जो मेरे सामने हुआ, ये जो घटना हुई, वो क्यों और कैसे हो गई। तो ये जो खामोशी थी ना, ये बोलने के बाद, उस खामोशी को आवाज देने के लिए मैं शिफ्ट हुई सेक्सुअलिटी पर। क्योंकि मुझे ये था कि जो कुछ हो रहा है, रेप हो रहे हैं, मोलेस्टेशन हो रहा है, इतनी घटनाएं हो रही हैं विश्व में। द्वितीय विश्व युद्ध में हम सब ने तमाशा देखा कंफर्ट वुमेन का। जी। स्त्रियों को प्रेजेंट किया गया। जापानीज महिलाएं थी, कोरियन महिलाएं थी, चाइनीज महिलाएं थी, जापान की कई सारी महिलाएं थी, जिनको सैनिकों के सामने कंफर्ट वुमेन नाम देकर आपने उनको पेश किया और उनके साथ भीभत्स घटनाएं हुई। उनकी मर्जी के बिना उनके साथ संबंध बनाए गए, दरिंदगी दिखाई गई बेसिकली। और एक जगह मैंने बड़ा शॉकिंग सा एनेक्डोट पढ़ा। सैनिकों को आदेश था कि अगर इनका किसी के साथ संबंध बनता है मानसिक रूप का, या किसी सैनिक का इनके साथ मानसिक रूप का संबंध बनता है, तो दोनों को गोली मार दी जाए। तो इतनी भयावह स्थिति से हमारा स्त्रियों का इतिहास गुजरा है, सिर्फ किस लिए पुष्कर? देह के लिए। जी। तो मुझे लगा कि मैं उसी बूढ़ी औरत की तरह तलाश करती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और इसको मैं संबोधित करूं,
को मैं खोजूं। मुझे ऐसा लगता है कि सेक्सुअलिटी पर बात करते हुए जितनी मेरी अवहेलना होती है, जितना मुझ पर सवाल उठाया जाता है, हो सकता है कि इस संघर्ष और लड़ाई के बाद मुझे समाधान ना मिले, लेकिन मैं ज़रूर ये स्थापित करूंगी या कर रही हूँ कि ये क्यों और कैसे हो रहा है, उसके लिए मैं एक रास्ता ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं उसी बुरी औरत की तरह हूँ रेबेका के, जो एक रास्ता तलाश करना चाहती है और समाधान तक उसको लेकर जाना चाहती है जी। इसलिए आई शिफ्टेड टू सेक्सुअलिटी। मुझे लगा कि बहुत सारे लोग अभी भी स्त्री को देह समझते हैं जी। और स्त्री देह नहीं है, क्योंकि स्त्रियों की जो देह है उनका मन है। जी। तो अगर आप किसी के मन को मनुष्यता की दृष्टि से नहीं देख सकते हैं तो सबसे पहले तो बात वहीं करनी पड़ेगी, जड़ पर। तो सेक्सुअलिटी जो विषय है पुष्कर, वो जड़ है सभी विमर्शों का। तो दैट्स व्हाई आई शिफ्टेड टू सेक्सुअलिटी। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो हमेशा से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहे हैं, वो तो अलग है, एक स्टोरी ही पूरी अलग है। लेकिन अगर कुछ महिलाओं ने सारी जो बेड़ियां हैं उनको तोड़कर आगे बढ़ना हो, या फिर अपने कंफर्ट जोन से या अपनी चार दीवारी से बाहर निकलकर किसी भी फील्ड में कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करी है, तो हमेशा से महिलाओं को आलोचना मिली है। बिल्कुल। और उन्हें आज के दौर में भी देखा जाए तो महिलाओं को बहुत मुश्किल होती है किसी भी फील्ड में जाकर एक फतेह हासिल करने के लिए। चाहे वो हिंदी साहित्य की बात कर लें तो हिंदी साहित्य में भी कई बार ऐसा हुआ कि महिलाओं ने जब खुलकर कोई चीज़ प्रेजेंट करी अपनी कलम के द्वारा, तो कहा गया कि हिंदी साहित्य की जो लेखिकाएं हैं वो अश्लीलता लिखती हैं। हाँ। तो जब आपने ये सेक्सुअलिटी पर लिखने का सोचा और उसके बाद आप इतना मुखर होकर उस पर लिख भी रही हैं, बेबाकी से बात कर रही हैं, तो क्या क्या आपको झेलना पड़ता है आज के दौर में? पुष्कर, पता है, सबसे पहले आपका कैरेक्टर एस्टिमेशन किया जाता है जी। सबसे पहले। एंड नाउअडेज आई रियलाइज्ड कि सिर्फ स्त्री होने के नाते मेरा कैरेक्टराइजेशन हो रहा है, ये नहीं है। मेरी पुरुष दोस्त जो फेमिनिस्ट हैं, अगर वो भी कोई बात उठाते हैं स्त्रियों के हक में या LGBTQIA+ के हक में, तो उनका भी कैरेक्टर एस्टिमेशन किया जाता है। फिर मुझे लगा कि चरित्र हनन जो है वो सबसे आसान तरीका है जी। क्योंकि आपके पास तर्क नहीं है। तो जो ट्रोलर्स हैं, जिनके पास आधार नहीं है, जिनके पास दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कोई कल्पना शक्ति नहीं है, कोई विचार नहीं है, सबसे हल्की चीज वो कर सकते हैं वो है चरित्र हनन। जी। तो मेरा सबसे पहले कैरेक्टर एसेसिनेशन किया गया। और ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हमें तकलीफ होती है, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं ये मान कर चल रही हूँ कि सामने से आलोचना आएगी, सामने से मेरा विरोध होगा, तो मैं इसलिए मानकर चल रही हूँ क्योंकि मैं लीक से हट रही हूँ। पितृसत्ता चाहती है कि वो कहे, आप तभी कोई बात कहें कि पितृसत्ता ने मुझे ये छूट दी है। जी। मैं नहीं कर रही, मैं आपसे छूट नहीं मांग रही, क्योंकि मैं आप पर सवाल उठा रही हूँ कि आप होते कौन है मुझे छूट देने वाले। जी, बिल्कुल सही बात है। तो आई एम जस्ट ओनिंग माई थिंग। तो ऑफ कोर्स उनको ये चीज नागवार हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण ले लो, वो समय जब सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा फुले को मुखाग्नि दी होगी। जी। मेरे ख्याल से दुनिया की पहली, वो सिर्फ भारत की पहली महिला नहीं होंगी, दुनिया की पहली महिला होंगी जिन्होंने अपने पति को आग दी। जी। तो जब उन्होंने वो किया होगा, तो उस समय जब मैं वो पल महसूस करने की कोशिश करती हूँ कि जब वो ये कर रही होंगी तो सबके पैरों तले तो जमीन खिसक गई होगी। बिल्कुल। वहां पर जितने लोग मौजूद थे, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य रहा होगा। लेकिन वो क्या था? वो एक स्वतंत्र चेता स्त्री का निर्णय था। वो सावित्रीबाई फुले ने निर्णय लिया कि मुझे ये करना है अभी तत्काल। अगर मैंने अभी ये जो मौका अवसर मिला है, अगर इसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो मैं एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे साथ भी पुष्कर वही है कि तमाम बहुत सारी चीजें होने के बावजूद मुझे लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ यही सही समय है। जी। मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं लिखूंगी तो मैं उदाहरण नहीं पेश करूंगी। तो हर बार जब मैं लोहा लेने के लिए अपनी कलम तैयार करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने लिए नहीं कर रही, मैं मनुष्यता के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्त्रीवाद को भी मनुष्यता के ही परिधि में देखती हूँ। क्योंकि ये एक क्रांति है एक तरीके से, तो इस क्रांति में हम ट्रोल से डर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं डर सकते, और आप जितना डरेंगे उतना डराएंगे। एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताती हूँ। आज तो DM बड़ी आसानी से सबको ही कर सकता है, इंस्टा पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। तो बहुत बार डेथ थ्रेट्स दिए गए
कि ऐसा है, आप सेक्सुअलिटी पर बोलती हैं और एस्थेटिक ऑफ न्यूडिटी पर आपका लेख पढ़ा, तो आप हिजाब पहन कर घूमा करिए, वरना आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। एंड आई वाज लाइक कि द बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर। और मैंने इग्नोर करना शुरू किया, और जब मैंने इग्नोर करना शुरू किया तो कुछ दिनों बाद मैं देख रही हूँ कि यही लोग दोबारा मेरे कमेंट में आ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो मुझे बाद में रियलाइज हो पुष्कर कि बेसिकली उनके पास अपना प्लेटफॉर्म नहीं है, उनको अपना ये जो कुछ भी है, कूड़ा करकट भी है, उनको मेरा प्लेटफॉर्म चाहिए इसको निकालने के लिए। बिल्कुल। तो आई एम गिविंग देम स्पेस कि ठीक है, आओ अपनी भड़ास निकालो, अपने आप को अभिव्यक्त करो, और अगर संवाद करने की गुंजाइश है तो संवाद करो। तमाम चीजों के बावजूद भी मुझे एक आध दो लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने संवाद किया है और अपनी सोच को बदला है जी। तो मेरे लिए वो उन सारे लोगों में से अगर एक ने भी इसकी डेफिनेशन, मेल गेज की डेफिनेशन को, मिसोजिनिस्टिक, मिसोजेंड्रिक की डेफिनेशन को समझा, तो मेरे लिए वो बड़ी बात है। एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट करता है माइंड में, कि जब भी कोई एक राइटर, पोएट या कोई भी रचनाकार कोई रचना करता है, तो क्या वो सोसाइटल नॉर्म्स को देखते हुए या खबरों को देखते हुए या आसपास की चीज़ों को देखकर वो चीज़ लिख देता है, या फिर उसकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें हुई होती हैं या कहीं से कोई चीज़ लिंक होती है तब वो उस थॉट तक पहुंच पाता है? जैसे आपने एक कविता लिखी है चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर, चाइल्ड मॉलेस्टेशन के ऊपर, जो कि काफ़ी मतलब पॉपुलर हुई है, उसको काफ़ी रिकॉग्निशन मिला है, नाम है नाक। तो वो जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मतलब एक टाइम के लिए अनकंफर्टेबल कर देंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो क्या ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, या फिर आपने सोसाइटी की चीज़ों को या अपने रिश्तेदारों में किसी बच्ची के साथ ऐसा हुआ हो तो आपने वो सुनकर समझकर फिर वो लिखा? जब मैंने वो कविता लिखी तो मैं लखनऊ में थी जी। और उस समय 1090 एक शुरू हुआ था, नया नया अखिलेश सरकार जी जी। की, और 1090 को कुछ दिन पूरे हुए थे तो उसकी एक रिपोर्ट जारी हुई थी, और उसमें ये निकल कर आया था उस रिपोर्ट में कि मोर देन 90% जो केसेस थे चाइल्ड अब्यूज के, वो उनके घर के रिश्तेदारों ने किया था, जिसमें उनके चाचा, भाई, मामा, दादा, नाना, ये सब। और वो मैंने रिपोर्ट कहीं पढ़ी एंड दैट शुक मी। और फिर मैंने अपने बचपन को महसूस किया पुष्कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हम सब ने बचपन में हम सब मॉलेस्ट ना हुए हों। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सब मॉलेस्ट हुए हैं। आज भी बसों में, ट्रेनों में, बाजारों में कोई भी आपके स्तन पर हाथ रख सकता है, कोई भी आपके बैग पे मार सकता है, कोई भी आपको चिकोटी काट सकता है, और यह नॉर्मलाइजेशन हो गया है इस चीज का। जी। तो जब मैं वो लिख रही थी तो जाहिर तौर पर मेरे भी अपने अनुभव थे बचपन के। और यू आर राइट पुष्कर, मैंने ब्लैक बोर्ड, दैनिक भास्कर का एक बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है, उस पर मैंने ये स्वीकार किया था कि आई ऑल्सो वेंट थ्रू द चाइल्ड मॉलेस्टेशन। और मैं उस मोमेंट को याद करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो मेरे साथ हो रहा है पुष्कर, ये गलत हो रहा है। जी। क्योंकि उस वक्त मुझे पता नहीं था, मुझे गुड टच बैड टच के बारे में जानकारी ही नहीं थी। आई वॉज टू स्मॉल। और एक छोटी बच्ची जिसको इधर उधर छुआ जा रहा है, उसको कैसे पता है कि इस पर ये रिएक्शन करना है, कि धक्का देना है या चिल्लाना है, या वो कैसे महसूस करेगी वो छोटी बच्ची जिसको पता ही नहीं कि ये जो हरकत हो रही है ये बेसिकली रेप है जी, ये गलत हो रहा है, उसको क्योंकि पता नहीं है। तो मुझे लगता था कि मेरे पास तो आवाज नहीं थी, तो उस वक्त मैं नहीं बोल पाई। फिर बाद में जब जो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने जिक्र किया वो मैंने पढ़ा, और कई सारे लोग जो मुझे बताते थे, अनुभव साझा करते थे, उसके आधार पर वो कविता बनती चली गई। तो उस कविता का जो सीक्वेंसेस है, ये मैं नहीं कहूंगी कि उसमें मैं हूँ, लेकिन उस कविता का जो विषय है उसमें मैं नहीं, अनगिनत लोग हैं पुष्कर। जब वो कविता प्रकाशित हुई थी तो मुझे याद है 80, 90, 75, 60 इन सब उम्र के लोग आए और उन्होंने कहा, शोभा, पुरुष भी, कि मेरे मुंह में वो काला शिश्न डाल दिया गया था। मुझे जिस कसैले स्वाद की तुम बात उसमें कर रही हो, बचपन में वो कसैला स्वाद हमें भी दिया गया था, और वो स्वाद कितना कड़वा था जिससे हम अभी तक इतने वर्षों के बावजूद भी उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं।
तो ये इस पर मैं बात नहीं करूं तो मैं क्या करूं? मेरी जो साहित्यिक क्षमता है, मेरी जो साहित्यिक अनुभव संवेदनशीलता है, आप क्वेश्चन उठाइए कि ये तो नाक किसने लिख दिया, अब्यूजिव इसमें वर्ड हैं, पर ये आपको नहीं दिख रहा है कि ये आपके समाज का यथार्थ है। आपको मेरी रचना अश्लील लग रही है, लेकिन आपको अपना वो समाज अश्लील नहीं लग रहा है जिस पर मैंने ये कविता लिखी है। जी, प्रॉब्लम तो वहां पर है, जड़ तो वहां पर है, तो उस पर क्वेश्चन करने के बजाय मेरी कविता पर सवाल हुए। और मुझे बहुत अच्छा लगा पुष्कर कि इस कविता को बहुत सारी जगह पर बहुत सराहा गया, अलग अलग भाषाओं में इसको पब्लिश किया हाँ, गया। सबसे ज्यादा कोलकाता में। जब मैं कोलकाता गई तो बांग्ला में लोग इसे पढ़ रहे थे, और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको अवेयरनेस के कैंपेन में इस्तेमाल की जा रही है कविता, तो मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव है, बहुत सुखद अनुभव है। जी, क्या आप वो कविता एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ना चाहेंगे? मैं उसका छोटा सा हिस्सा पढ़ बिल्कुल बिल्कुल। नाक जिसे उसकी माँ ने चुपचाप नानी के कहने पर कई सालों से छुपा कर रखा था, एक काले गंदे सिकुड़े हुए चौकोर कपड़े में गठिया कर, किनारी जिसकी उधड़ी हुई थी और जिसके कोने पर बना हुआ है सफेद कबूतरों का जोड़ा। एक कबूतर ने चोंच में पकड़ रखा है एक तिनका हरे रंग का। अब वह थोड़ी बड़ी हो गई है और 28 नंबर के साइज की सी कप ब्रा पहनती है। एक बार इसी लड़की ने अपने सगे भाई को थप्पड़ मार दिया था घर के पास एक पुलिस स्टेशन में, सबके सामने। उस दिन से उसका कोई सगा भाई नहीं है। और ये वही लड़की है जिसकी वजह से अक्सर कट जाती है नाक। ये वही लड़की है जिसकी वजह से अक्सर कट जाती है नाक। नाक बहुत बड़ी है, कटते कटते खत्म नहीं हो रही है। आपको सेक्सुअलिटी के अलावा और कौन से ऐसे जॉनर हैं जो पसंद है, जिन पर लिखना या पढ़ना पसंद है? स्त्रीवाद को मैं सामाजिक न्याय का ही एक हिस्सा मानती हूँ। बेसिकली फेमिनिज्म और जेंडर इक्वालिटी। हाँ, जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ओके। क्योंकि ये सोशल जस्टिस जो है ना, वो अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेला के अंतर्गत आते हैं ये सारी चीजें। सबसे बुरा ये हुआ पुष्कर कि स्त्रीवाद को स्त्रियों से जोड़कर देखा गया और उसे स्थापित किया गया, और फेमिनिज्म क्या हो गया, वो पुरुषों के खिलाफ एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। जी, बल्कि ऐसा नहीं है। स्त्रीवाद को अगर हम सिर्फ स्त्रियों को लेकर देखते हैं तो वो पुरुषों और अन्य जो लैंगिक अस्मिताएं हैं जी, उनके खिलाफ एक तरह का ये एक षड्यंत्र है, अगर हम सिर्फ स्त्रीवाद को स्त्री के तौर पर, स्त्री से संबंध करके देखते हैं। जी। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पितृसत्ता ने सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान पहुंचाया है मनुष्य के तौर पर, तो पुरुष है। पितृसत्ता ने सबसे पहले पुरुष को कहा कि तुम मनुष्य होना छोड़ दो। जी, पितृसत्ता ने सबसे पहले पुरुषों को जकड़ा और पुरुषों से कहा कि तुम सार्वजनिक तौर पर रो नहीं सकते, तुम अपनी साथी के साथ हाथ पकड़कर घूम नहीं सकते, तुम चूम नहीं सकते, तुम गले नहीं लगा सकते, और तुम अपना दुख किसी से सार्वजनिक तौर पर कह नहीं सकते, तुम कमजोर नहीं दिख सकते। जी। और एक मुखौटा हमेशा तुमको मर्दवादी मुखौटा साथ में लेकर चलना है। जी, स्त्रियां तो रो लेती है ना, तो इमोशनलेस मशीन बन के चलना है। एग्जैक्टली। तो पितृसत्ता ने सबसे ज्यादा नुकसान मनुष्य के तौर पर पुरुषों का किया है। तो जो मेरा स्त्रीवाद है पुष्कर, वो स्त्रीवाद मैंने इस चीज को रीडिफाइन बार बार मैं कर रही हूँ कि मेरे स्त्रीवाद में मैं पुरुषों को संबोधित करते हुए स्त्रीवाद अपना कर रही हूँ। स्त्रियां तो हमारे साथ है ही, स्त्री के अधिकारों की तो बात है ही, लेकिन वो मनुष्य के अधिकारों की बात है। और स्त्रियों को बतौर मनुष्य समझने के लिए सबसे बड़ा जो वर्ग है जिसको जागरूक करने की जरूरत है, वो पुरुष है। जी। तो जितने ज्यादा स्त्रीवादी पुरुष होंगे उतनी अधिक की लड़ाई और मजबूत होगी। जी। तुम कल्पना करो पुष्कर कि हमारे बीच ढेर सारे अंबेडकर हो जाएं और ढेर सारे ज्योतिबा फूले हो जाएं, ढेर सारे नरेश सक्सेना, ढेर सारे विनोद कुमार शुक्ल, ढेर सारे कुंवर नारायण हो जाएं, ढेर सारे मानव कौल और ढेर सारे दिव्य प्रकाश दुबे हो जाएं। वो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी। क्या वहां पर पुष्कर मेरी जैसी स्त्री को
अंधेरे में भी किसी पुरुष के साथ असुरक्षा हो सकती है अगर ऐसी दुनिया से लबरेज हो जाए इन लोगों से। क्या किसी पुरुष को ये डर लगेगा कि कोई स्त्री अचानक से उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो सकती है और वो हत्या करके मेरे टुकड़े कर सकती है? क्या किसी ऐसे पुरुष को महसूस होगा जब उसके सामने ढेर सारी शोभा, ढेर सारी सुजाता, ढेर सारी उषा प्रेमवदा, ढेर सारी मृदुला गर्ग, ढेर सारी ममता कालिया, ये ढेर सारे लोग आसपास हो जाएंगे, तो क्या कोई पुरुष भी घबराएगा? नहीं घबराएगा, वो अपने मनुष्य होने को जिएगा। दुनिया ही एकदम अलग होगी वो एकदम। एग्जैक्टली। तो मेरा स्त्रीवाद अन्य लैंगिक अस्मिताओं और पुरुषों को संबोधित है, उनका इंक्लूसिवनेस है। जैसे जातिवाद की जब लड़ाई में बार बार अम्बेडकर कहते हैं कि अगर आपकी कोई बात दूसरी जाति का भी कह रहा है तो उसको आप इंक्लूड करो, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। मेरे स्त्रीवाद में, मेरी इंक्लूसिवनेस में मुझे ढेर सारे स्त्रीवादी पुरुष चाहिए और ढेर सारे स्त्रीवादी पुरुषों के उदाहरण चाहिए। तो मेरा स्त्रीवाद जो है वो रेडिकल फेमिनिज्म नहीं है और मेरा स्त्रीवाद वही स्त्रीवाद है जो मौलिक रूप में, मूल रूप में स्त्रीवाद को होना चाहिए। बचपन में आपने काफ़ी कुछ झेला है, काफ़ी कुछ सहा है, तो ये शब्द जो हैं, ये शब्द आना कब से शुरू हुए हैं? क्योंकि आपके जो शब्द हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल हैं, तो जब आप बात करती हैं, अपनी कविताएं लिखती हैं, तो उसमें झलकता है कि एक ठोस बात कही जा रही है। ये क्या बचपन से ही आपको इधर पे इंटरेस्ट था, साहित्य के तरफ पे या लिखने की तरफ पे, या फिर आपने समय के साथ धीरे धीरे इस चीज़ को ग्रैस्प किया? हाँ, ये समय के साथ हुआ, क्योंकि शुरुआती दौर में जो मेरी शिक्षा थी वो ऑफ कोर्स जो नंबर सिस्टम का प्रेशर होता है, हम सारे, और हम 90s पे, तो अब तो थोड़ा सा छूट मिलने लगी है, प्रेशर रहता है कि फर्स्ट डिवीजन आना ज़्यादा जरूरी है, तो वो दबाव था जी। लेकिन उस दबाव में मैं थोड़ा शायद अपनी ज्यादा सुनती थी जी। जैसे माया एंजेलो कहती हैं, या तमाम सारे और साइकोएनालिस्ट और सारे लोग कहते हैं कि हमें अकेले ज्यादा रहना पसंद है, क्योंकि हम अकेले में अपने आप से बात करना बहुत पसंद करते हैं। हमारा वो पसंदीदा काम है कि खुद से बातें करना ढेर सारी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा अकेले ही रहना चाहते हैं। तो जो शगल चल रहा था एकांतवास का मेरा उस जोन में भी, तो मुझे ये था कि मुझे ये सब तो नहीं करना है। मतलब ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट ऑल प्रोफेशन, पर मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा जो रुझान है वो कला के प्रति है। तो स्कूलिंग में भी मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करना, स्पीच और ये कंपटीशन वो कंपटीशन, तो मेरे टीचर्स भी बोलते थे ये मतलब ये सिर्फ रिसर्च और इतिहास, सोशल साइंस और ये सब करने के लिए है, इसका तो और किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। तो मुझे हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर के लिए नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं एग्जाम देती थी क्योंकि क्लास में मैं इतने आनंद से पढ़ती थी और मुझे इतने अच्छे उसके टीचर मिल गए थे कि मैं डिक्टेशन मिल गया था मुझे, और वो सिलसिला चलता गया। और जब मैंने मास कॉम किया और जब मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुई, तो मेरे वाइस चांसलर ने मुझसे एक बहुत खूबसूरत बात कही, शोभा जैसा मैंने तुमको देख रहा हूँ, तुम वो करना जिससे तुम प्यार करती हो, वो काम करना जी। और तुम प्रोफेशनली उस काम में इतने आगे जाओगी क्योंकि तुम उस काम से प्रेम करती हो। तो मैं देखता हूँ कि तुम अपने साहित्य से, अपनी पत्रकारिता से, वो तुम्हारे लिए प्रोफेशन नहीं है, वो तुम्हारे लिए पैशन है। तो वही हुआ, और लकीली पुष्कर मुझे बैक टू बैक प्लेटफॉर्म ऐसे मिले, संस्थान ऐसे मिले जो बहुत लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक संस्थाएं हैं, और वहां पर मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिला। एंड आई हैव लर्न अ लॉट, और लगातार मैं सीख रही। तो ये धीरे धीरे आया। तो 7वीं 8वीं में टूटी फूटी कविता लिखी थी, निबंध वगैरह लिखने का बड़ा शौक था, भाषण देने का बड़ा शौक था, लेकिन जब मैं पत्रकारिता में थी और फीचर स्टोरी लिखना और उसमें साहित्य ज्यादा झलकता था, तो मेरे डेस्क इंचार्ज बोल देते थे कि कुछ है पत्रकारिता लेकिन साहित्य ज्यादा है, बिंब और उपमा। तो सबने मुझे बोला कि यू फिट है, और मेरे सबकॉन्शियसनेस में मुझे भी महसूस हुआ कि मैं साहित्य के लिए ज्यादा हूँ। और फिर बाद में जैसे कोई कथा होती है ना, जो यथार्थ और कल्पना का मिश्रण होती है, कोई भी रचना यथार्थ और कल्पना का मिश्रण होता है, तो उसी तरह से मुझे समझ में आया कि साहित्य जो है वो पत्रकारिता और कला का मिश्रण है। जी। जैसे अभी आपने फेमिनिज्म की बात करी थी,
महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ और अभी भी क्या हो रहा है महिलाओं के साथ, उन्हें आगे बढ़ने में कितनी तकलीफें हो रही हैं। तो अगर कुछ महिलाएं या कुछ बच्चियां जो भी आगे बढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, उनको कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि वो कैसे बढ़ें, तो उनके लिए ऐसी कौन सी किताबें हैं जो उन्हें पढ़नी चाहिए जिससे उन्हें कुछ मदद मिल सके और हिम्मत मिल सके अपनी बेड़ियां तोड़कर कुछ आगे नया करने के लिए। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। मैं ये नई मतलब जो नया चीज़ सजेस्ट करूँ नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ मतलब एक शिकायत दर्ज करना चाहती हूँ इस चीज़ पर। शायद मैं पहली बार ये शिकायत यहाँ पर दर्ज कर रही हूँ। मुझे बहुत कोफ्त है उन लोगों से जो स्त्रीवाद को तो झंडा उठाते हैं अपने लेखन में, अपने कथ्य में, लेकिन खुद को स्त्रीवादी कहलाने से हिचकते हैं। ऐसी बहुत सारी लेखिकाएं हुई हैं, आई एम सॉरी मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे ऐसे पुरुष लेखक हुए हैं जिन्होंने कहा कि स्त्रीवादी मैं नहीं हूँ, मैं स्त्रीवादी नहीं हूँ, लेकिन स्त्री पर उन्होंने खूब बोला और स्त्रीवाद पर खूब लिखा जी। तो मेरी शिकायत ये है पुष्कर कि आप जब ये कहते हैं, जब स्त्रीवाद पर काम करते हुए आप जब ये कहते हैं कि मैं स्त्रीवादी नहीं हूँ, तो आपने जो ये सदियों पुरानी जो संघर्ष स्त्रियों ने की है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, और वो सारी स्त्रियां जिन्होंने पितृसत्तात्मक समाज में जुल्म सहे हैं, हीनियस इतने मतलब बर्बरता सही है, आपने उन सबके धरे पर, उन सबके करुणा पर, आपने उन सबकी संवेदनशीलता पर, उन सबके संघर्ष पर, उन सबकी लड़ाई पर पानी फेर दिया। जी। आपको क्यों शर्म महसूस हो रही है खुद को स्त्रीवादी कहने पर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इसके पहले टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, टर्मिनोलॉजी देना जरूरी है। जब बानू मुस्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला तो वहां पर कहना पड़ेगा मुस्लिम वर्ग से आने वाली एक लेखिका, और मुझे ऐसा लगता है कि ये लाइन डिफाइन करके हम बता रहे हैं कि नहीं, मुस्लिम औरतें भी अच्छा काम कर रही हैं, लिख रही हैं, और वहां से, क्योंकि हमें एग्जाम्पल बानू मुश्ताक का मुस्लिम समाज में भी देना है, तो वहां पर हमें कहना पड़ेगा। तो जो लोग ये कहते हैं कि देखिए जी मैं स्त्री हूँ, स्त्रीवाद पर लिखती हूँ, लेकिन मैं स्त्रीवादी कहलाना पसंद नहीं करूंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो पुरुषों के बराबर हूँ, तो मैं स्त्रीवादी नहीं कहलाना चाहूंगी या चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप खट से जो है ये तमाम जो स्त्रियां जिनके साथ रेप हुआ, मॉलेस्टेशन हो रहा है, युद्धों में जो शिकार होती हैं, इन सबके संघर्ष का, रोज जो घरेलू हिंसा के शिकार हो रही हैं, आप इनके संघर्ष को तुरंत डिमीन कर दे रहे हैं। जी। तो एक ये शिकायत दर्ज करनी थी। दूसरा, इस चीज को समझते हुए, इस चीज की गंभीरता को समझते हुए, जो स्त्रियां खुद को, जो लड़कियां खुद को कमजोर महसूस कर रही हैं, सबसे पहले उनको ये समझना होगा कि आत्म चेतना, जो आत्म मूल्यांकन है, इसमें सबसे पहले ये डालना होगा कि हमारे लिए असंभव कुछ नहीं है। ये जो जंजीरें हैं पितृसत्ता की, सबसे पहले इसके जो शेकल्स हैं, इसकी चाबी हमारे पास है इसको खोलने की। ठीक है, बांधने का अधिकार दूसरों का है। ये सारा जो लबादा उठाया गया है हमें तमाम चीजों के नाम पर, वो दूसरों का अधिकार है। जो पितृसत्ता की मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, चाहे वो स्त्रियां ही क्यों ना हो, पुरुष ही क्यों ना हो, ठीक है, वो बेड़ी बांधने के अधिकारी तो हो गए हैं, लेकिन खोलने की चाबी अभी भी आपके पास है। तो आप कभी भी उठकर वो चेन्स तोड़ सकती हैं, और उसके लिए बहुत पढ़ना है, बहुत लिखना है, आवाज उठानी है, बोलना है, और इंडिपेंडेंट होना है, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से। सबसे पहले मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, कोई भी स्त्री हो, इवन पुरुष भी हो जो स्त्रीवादी पुरुष है जी, अगर आपको स्वायत्तता चाहिए सबसे पहले, तो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो आपको फैसले लेने की आजादी देता है। बिल्कुल। स्त्रियों को इसलिए आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए सबसे पहले। जैसे ही मौका लगे आप सबसे पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होइए, क्योंकि वो आपको डिसीजन मेकर बनाएगा। फिर यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, और आप जब निर्णय खुद लेंगी तो जाहिर तौर पर आप अपने हक में निर्णय ले पाएंगी जी। तो और दूसरा, जो आपने कहा था कि कोई किताब अगर सजेस्ट करना चाहूँ, तो ढेर सारी वैसे किताबें हैं आप कुछ के नाम जो, हाँ, पर मैं सबसे पहले एक किताब जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है और जो एकदम सोचने पर मजबूर कर देती है अपने ही बारे में, वो है वजूद औरत का। तो ग्लोरिया स्टेनम
एक बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हुई हैं, अभी जीवित हैं, आई थिंक 90 या 91 ईयर्स की हो गई होंगी अब, और अमेरिकी जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, और उन्होंने बहुत काम किया है। भारत में भी वो आकर रही हैं और गांधीवाद से वो बहुत प्रभावित थी, तो यहाँ के भी समाज पर, यहाँ के भी स्त्रियों पर उन्होंने बहुत काम किया है और उन्होंने ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे। तो जहाँ जहाँ उन्होंने स्त्रियों पर काम किया उसके ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे और उनको संकलित किया, और वो संकलन है वजूद औरत का, और अंग्रेजी में दूसरे नाम से है, हिंदी में ये राजकमल प्रकाशन से है, और ये उन्होंने संकलित किया। एक हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी स्त्रीवादी लेखिका है रुचिरा गुप्ता जी, तो उनके हेल्प से उन्होंने उसको यहाँ पर संकलित किया। तो वजूद औरत का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सबसे पहले वो किताब आपको बताती है व्हाट यू आर, जी, आपका आपसे परिचय कराती है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि जो मेरा जो चेतन है या मेरे अवचेतन में जो शक्तियां हैं उसका मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ, जब आपको ये पता ही नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तब जी। तो आप उत्पीड़क ही बने रहेंगे। तो उत्पीड़क नहीं बनना है। अपनी असली ताकत ही नहीं जान पाएंगे तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली तो वजूद औरत का बहुत अच्छी किताब है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। पूरी किताब मोटी है, मुझे लगता है कि एक एक निबंध के साथ शुरू करना चाहिए। जी, दूसरी किताब है अंग्रेजी की बहुत अच्छी किताब है, फायर विद फायर, और हम सबके फेवरेट राइटर होंगी, कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी वो फेवरेट राइटर ना हो, नाओमी वुल्फ। अरे नाओमी वुल्फ जो है वो इतना मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया खोलेंगे और अगर आप बुक लवर हैं तो इनकी कोई ना कोई बुक आपको जरूर उनकी कोई ना कोई कोट चल रही होगा उनका कोई। जी, तो जो नाओमी वुल्फ है उनकी किताब है फायर विद फायर, जी, और उसमें क्या हुआ कि अब वो वहां पर बता रही है कि 21वीं सदी में जो स्त्री है अब वो पुरानी स्त्री नहीं रह गई है। जी, अब वो इससे खुश नहीं होने वाली पुष्कर कि मुझे वोट का अधिकार मिल गया, मुझे कार चलाने का अधिकार मिल गया। अब वो इससे खुश, मुझसे संतुष्ट नहीं हो रही है। अब वो बात कर रही है अपने देह की, वही देह जिसको मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरा मन है। जी, अब वो बार बार कह रही है कि मेरा जो मेरे हिस्से का जो कमरा है वो मैं अपने तरीके से सजाऊंगी, बिल्कुल, मैं अपने तरीके से जीऊंगी अपनी जिंदगी। और उसमें बार बार उसका एक सबटाइटल भी है कि मतलब किसी सदी के बाद की जो पावर ओरिएंटेड फीमेल है उस पर, कि अब उसका अब जो शक्ति आई है, किसी सदी की जो स्त्री की चेतना आई है जी, उसका क्या करना है। तो उसमें वो इंक्लूड है, उसमें वही सारे लैंगिक अस्मिताएं इंक्लूड हैं, जी, पुरुषों के साथ जो एक समता मूलक समाज की जो परिकल्पना है वो इंक्लूड है, जी, और अद्भुत किताब है। और उनकी तो और भी सारी, उन्होंने बहुत अच्छी एक द ब्यूटी ट्रुथ भी उन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी, द आर्ट ऑफ ब्यूटी ट्रुथ ऐसे करके किताब है। एक और किताब मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए जो आपको चिताता है बार बार कि स्त्री होने के तमाम, वो है औरतनामा, नासरा शर्मा जी की, जी, और सविता जी की एक कविता संग्रह। अगर कविता पसंद करते हैं और कविता से शुरुआत करना चाहते हैं अपने चेतना को प्रगतिशील बनाने के लिए, तो प्रतिरोध के स्त्री स्वर, ये किताब का नाम है। जी, बहुत सारी किताबें हैं नहीं और बहुत सारे पुरुष लेखक हैं। शुरुआत करने के लिए इतनी बहुत होती हैं। हाँ, और बहुत सारे पुरुष लेखक हैं, जैसे मेरे विवेक मिश्र जी एक मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं, उनकी किताबें हैं जिनसे आप शुरू कर सकते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे हैं जिनकी किताबें हैं, और विवेक मिश्र की कहानियों को जरूर पढ़ा जाना चाहिए। अगर कहानी पढ़ने का शौक है तो आप जब उनकी कहानी पढ़ेंगे तो वो बार बार बतौर लेखक बतौर पुरुष अपने आप को हारना दिखाते हैं, ओके, कि पुरुष होकर भी और कथाकार होकर भी मैं बार बार हार रहा हूँ और स्त्री को समझ नहीं पा रहा हूँ। जी, कितने बड़े राइटर है वो, कि अपनी कहानियों में वो बार बार स्त्री पात्र को बता रहे हैं कि देखो मैं हार रहा हूँ, जी, तुमको मैं अभी भी नहीं समझ पाया, इतना सेंसिटिव होके भी मैं तुमको नहीं समझ पाया। जी, तो उनकी कहानी है भीतर, बहुत भीतर, मेरी इन दिनों तो पसंदीदा कहानी है, मैं सबको रिकमेंड कर रही हूँ। तो एक वो कहानी बहुत अच्छी है। आपने दूसरी बात करी थी जेंडर इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की, तो अगर हम इन मुद्दों की बात करें, इंक्लूडिंग फेमिनिज्म अगर बात करें, तो जो पेट्रियार्कल माइंडसेट के जो लोग हैं उनके लिए ये है कि फेमिनिज्म एक बहुत ही गंदी चीज है जो कि समाज को बर्बाद कर रही है एक तरीके से। दूसरी बात आपने बोल ही दी कि फेमिनिज्म जो है वो जोड़ देते हैं कि केवल स्त्रियों के लिए ही है। तीसरी चीज ये है कि चाहे जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे सोशल जस्टिस वाली बात हो, अगर ये महिलाएं उठाती हैं तो इसको मेन वर्सेस विमेन से जोड़ दिया जाता है। एग्जैक्टली। और कहा जाता है ये तो केवल एक फूट डालने का एक तरीका है और कुछ नहीं।
तो इनकी असल परिभाषाएं आखिर हैं क्या, और कैसे आप इन मुद्दों को देखती? पुष्कर, पता है क्या, मैं एक परिभाषा को बताने के लिए मैं एक उदाहरण दे देती हूँ जी। मैस्कुलिन एट्रीब्यूट और फेमिनिन एट्रीब्यूट किससे जोड़ के देखा जाता है कि मैस्कुलिन एट्रीब्यूट यानी कि पुरुषार्थ, पुरुष से संबंधित, फेमिनिन एट्रीब्यूट यानी कि स्त्रीत्व, स्त्रियों से संबंधित। जी। लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो पुरुषार्थ, मेरे भीतर का जो पुरुषार्थ है वो मेरा मैस्कुलिन एट्रीब्यूट है, और मेरे भीतर की का जो स्त्रीत्व है वो मेरा फेमिनिन एट्रीब्यूट है। मैं कह सकती हूँ कि पुष्कर, आपके भीतर भी फेमिनिन एट्रीब्यूट है। बिल्कुल, आई कैन फील दैट। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके भीतर मैस्कुलिन एट्रीब्यूट नहीं है। जी। तो मैस्कुलिन एट्रीब्यूट और फेमिनिन एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। नदी बहती है ना, नदी में जो पानी बहता है उसको बहने के लिए आधार चाहिए। तो जो नदी बह रही है वो फेमिनिन एट्रीब्यूट है, और जो आधार है यानी ये ठोस पार्ट है, चट्टान पे जिस पे बह रही है, वो मैस्कुलिन एट्रीब्यूट है। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो हमेशा सिर्फ रोता रहता है और कभी गुस्सा नहीं होता। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो कभी अपने जिंदगी में निर्णय लेने के लिए हाश नहीं होता, कठिन कठिन निर्णय भी लेता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमेशा पिघला हुआ रहे और कभी मजबूत ना हो, जो हमेशा सिर्फ कठोर दिखे और कभी करुणा से भरा हुआ ना हो। तो हर व्यक्ति के भीतर मैस्कुलिन और फेमिनिन एट्रीब्यूट है, और दोनों पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। जिस दिन ये दोनों एट्रीब्यूट्स का गलत इस्तेमाल होने लगेगा तो वो बेसिकली मैस्कुलिन फेमिनिन एट्रीब्यूट नहीं है, वो टॉक्सिसिटी है, वो तब्दील हो जाएगा उसमें। इसी तरह से फेमिनिज्म को एंटी मैन जिन लोगों ने भी एस्टैब्लिश किया, ये वही लोग थे जिनको बड़ा मजा आता है स्त्री द्वेषी चुटकुले पढ़ने में, जिनको बड़ा आनंद आता है बॉडी शेमिंग करने में, जिनको किसी स्त्री के कपड़े के भीतर झांकने में बड़ा रस मिलता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने फेमिनिज्म को एंटी मेन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जिनको ऐसा लगता है कि पितृसत्ता को बचाए रखने में मेरा सुरक्षा बोध बना रहेगा। वो महिलाएं उन पुरुषों से अधिक ज्यादा मेरे हिसाब से गुनहगार हैं, क्योंकि उन्होंने पुरुषों से अधिक हमें क्षति भीतर पहुंचा रही हैं। तो मेरे लिए वो इसीलिए कुछ एक कोड जो बहुत चर्चित रहता है कि महिला ही महिला को सबसे ज्यादा नीचे का सीट लेती है। हाँ, कि वो खुद ही आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वो उसमें ही कमी निकाल दे रही है। एग्जैक्टली। और सोचो ये कितना दुख मुझे बहुत इस बात का दुख है कि ऐसे मुहावरे, ऐसे लोकोक्तियां, ऐसे कथन हैं। क्यों हैं? ये नहीं होना चाहिए था। हमें संगठित हो जाना चाहिए था, हमें स्त्रीवाद पर संगठित हो जाना चाहिए था। हम हुए नहीं। हम इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमने अपने अपने हिस्से के सिक्योरिटीज को, कंफर्ट को तय कर लिया कि अच्छा ये करने पे मुझे घर मिलेगा, प्रॉपर्टी मिलेगी, अच्छा ये घर करने पे मुझे समाज में सो कॉल्ड इज्जत मिलेगी। सो कॉल्ड, वो आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो आपको भी अकेला पाएगा अंधेरे में, तो वो समाज आपको भी नोचेगा। वो आपको अभी सिर्फ सो कॉल्ड इज्जत दे रहा है। तो बड़ा नुकसान हुआ। फेमिनिज्म का जो अपोजिट पार्ट है सूडो फेमिनिज्म, जी इस पे आने वाला था, रेडिकल फेमिनिज्म या सूडो फेमिनिज्म जो आता है हमारा। सूडो फेमिनिज्म नुकसान पहुंचा रहा है। जी। अभी क्या हो रहा है पुष्कर कि सूडो फेमिनिज्म को असल परिभाषा बना ली गई है। तो जो मैं बार बार सेक्सुअलिटी, फेमिनिज्म, ये सब क्यों लगातार मैं क्यों बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे सूडो फेमिनिज्म के डेफिनेशन को रिप्लेस करना है फेमिनिज्म की डेफिनेशन से। जी। क्योंकि अभी देखो एक छोटा सा किस्सा है, मैं बार बार कहानी मुझे कोई याद आ जाती है। बिल्कुल। प्रभा खितान ने किस्सा लिखा है, और प्रभा खितान ने जिस तरह से वो किस्सा लिखा तो ऐसा लगता है जैसे सामने प्रभा खितान बैठकर वो किस्सा सुना रही हैं, और उन्होंने इस स्त्रीवाद की असल परिभाषा को ना, और स्त्री होने की असल परिभाषा को इस छोटे से कहानी पर समझा दिया है। जी। एक नाव है, नाव पे तो दो पुतले रखे हुए हैं। जी। एक पुतला नमक का है और एक पुतला चीनी का है। जी। अब मान लो जो नमक का पुतला है वो पुरुष है और जो चीनी का पुतला है वो स्त्री है, या कह सकते हैं कि जो चीनी का पुतला है वो फेमिनिज्म का पुतला है और जो पुरुष का पुतला है वो पितृसत्ता है। जी। अब वो नाव जो है समुद्र में चल रही है, और समुद्र में तेज बारिश हो गई, और तेज बारिश हो रही है तो दोनों पुतले ने सोचा कि अब तो पानी गिरेगा तो हम गल जाएंगे, जी। हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और नीचे समुद्र है।
तो नमक के पुतले ने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है गल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं तो जिज्ञासा तो एक शांत होगी कि समुद्र के तह पर गए, समुद्र की गहराइयों को देखा, एक ये जिज्ञासा तो पूरी होगी मर खत्म होने से पहले कि समुद्र के भीतर गोता तो लगाया हमने, एक उपलब्धि तो ये हो जाएगी ना। तो एक काम करते हैं, बारिश में यहाँ पर नाव में गल के खत्म होने के बजाय समुद्र में कूद जाते हैं। तो नमक का जो पुतला था वो समुद्र में कूद गया। अब सोचो कि वो नीचे गया, उसने देखा नीचे समुद्र कैसा है, समझा, और वो क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि ऊपर सारी लहरें तो ऊपर थी, नीचे धीरे धीरे बहता हुआ वो किनारे आ गया झाग के रूप में, और वो धूप में तपा बाहर निकल के। धूप में तपा एक बिंब है, धूप में तपा यानी कि बार बार अपने आप को स्थापित कर रहा है, बार बार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, और वो तब कर बैक टू वो किस फॉर्म में आ गया, सॉल्ट, नमक बन गया। समुद्र में भी नमक घुला और समुद्र को नमकीन किया, और बाहर निकलकर वो वापस अपने अस्तित्व में आ गया। अब वो जो चीनी महारानी थी जो चीनी वाली गुड़िया जी थी, वो तो कूदी ही नहीं ना से जी, और उन्होंने कहा कि मैं तो ये रिस्क नहीं लूंगी, और मैं जाके ये जो नीचे जाके तो मतलब मैं तो, वो उन्होंने रिस्क नहीं लिया। घुल गई, यहाँ पे भी घुलूंगा, धीरे धीरे वो घुल गई जी, वहीं पर खत्म हो गई। अब सोचो कि अब उसके पास अपनी मिठास नहीं बची है अपने आप को वापस लाने के लिए। अनटिल अनलेस क्या होता, वो समुद्र में अपनी कुछ तो मिठास घोलती, कुछ तो स्त्रीवाद की लड़ाई का एक बड़ा आधार बनाती जी। तो स्त्रीवादी लोगों के साथ भी यही है कि हम रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हम अब इतना सब कुछ नमक हो गया है कि अब ढेर सारी चीनी के पुतले भी आएंगे ना, तब जाके बात बनेगी। अभी ढेर सारे स्त्रीवादी लोगों को इकट्ठा करना है पुष्कर। मैं बार बार वही कोशिश करती हूँ कि ये छोटी सी जो कहानी है ना, यही हाल स्त्रियों का है। हम स्त्रियां अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे जी, तो हम दूसरों के हिस्से की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? सही बात है। और उसके लिए समुद्र में कूदना पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ नहीं होगा तो नीचे मिठास तो खोलेंगे, कुछ तो काम करेंगे जी। और नाव में ऐसे व्यर्थ हो गए, गल के अस्तित्व भी खत्म हो गया। रिस्क लेना एक सबसे बड़ी एग्जैक्टली। तो ये जो सारी तरह की जो परिभाषा है, इसकी गलत परिभाषा इसलिए मार्केट में है, इसकी गलत परिभाषा साहित्य में, कला में इसलिए है, इसकी गलत परिभाषा बौद्धिक वर्गों में भी है जी। वो इसलिए है क्योंकि जो सही परिभाषा बता सकते हैं वो रिस्क नहीं ले रहे हैं जी। और मैं वो रिस्क बार बार लेना चाहती हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने पैट्रियार्कल माइंडसेट वाले लोगों के लिए इतनी बातें करी, तो आप इन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी पढ़ने या देखने के लिए? जैसे कि कई लोग होते हैं जिनको पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, बट वो मूवीज ज़्यादा देखते हैं, और कई बार ऐसा होता है कई किताबों पे भी मूवीज बनी होती हैं। तो आप ऐसे लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे वो अपनी जो कुएं वाली दुनिया है, जो केवल पितृसत्ता में ही समा गई है उनकी, उससे बाहर निकल के असल दुनिया का जो है लुत्फ उठा सकें और उस दुनिया को समझ सकें कि हाँ, यहाँ पे अगर मिलजुल के रहेंगे, फेमिनिज्म और पेट्रियार्की, मतलब मैट्रियार्की और पेट्रियार्की दोनों मिलकर रहेगी तो ज्यादा अच्छी दुनिया हो सकती है। तो ऐसा क्या पढ़ सकते हैं वो लोग? मैं एकदम कैमरे पे फोकस करके बोलना चाहती हूँ बात। पेट्रियार्की को एक ही चीज खत्म कर सकती है, वो है फेमिनिज्म, मैट्रियार्की नहीं। मैट्रियार्की अगेन फॉर्म ऑफ पेट्रियार्की ही हो जाएगा। एक तरह से मैट्रियार्की सिनोनिम्स हो जाएगा पेट्रियार्की का। तो अगर पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ना है तो फेमिनिज्म से ही लड़ा जा सकता है। इस चीज को समझने की जरूरत है। तो जो लोग अपना नुकसान कर रहे हैं इस माइंडसेट से ग्रसित होके जी, सबसे पहले उनको किसी के बारे में नहीं सोचना है, उनको अपने बारे में सोचना है। वो क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो क्यों कुंठित हैं, वो क्यों क्रिमिनल माइंडसेट के होते जा रहे हैं। मुझे अभी एक मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक बहुत अच्छी एक चेंज बताया एक इंसान के बारे में। उसने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उस गर्लफ्रेंड को बार बार अप्रोच कर रहा था फॉर मैरिज पर्पस जी, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसको शादी के लिए प्रस्ताव देना चाहते हैं, लेकिन एक समय बाद ना उसने उस पर दबाव डालना शुरू किया, और वो दबाव फिजिकल दबाव हो गया कि ऐसा है कि तुम मुझसे ही शादी के लिए हाँ कर दो, करना पड़ेगा तुमको, ओके, और अभी ही करना होगा। तो एक ये जो
तो जब जो मेरा दोस्त है, जब उसको ये पता चला तो उसने उसको बताया कि ये जो है ना, ये जो टेंडेंसी है जी ये प्रॉब्लमेटिक है। अभी क्या हो रहा है कि दिस इज नॉट यू, जी यू आर रन बाय दैट पेट्रियार्कल कंडीशनिंग, जी जहां पर तुम्हारे अंदर का मर्द जाग गया है। तो मर्द इस बात का कि ऐसा है कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच नहीं सकती, तुम मेरे अलावा किसी और को हाँ नहीं कह सकती। जी मर्दवादी विचारधारा ने क्या किया, सामने वाले को, अपने साथी को भी स्पेस देना खत्म कर दिया जी और खुद के लिए भी स्पेस देना खत्म कर दिया। सबसे खूबसूरत चीज होती है अंतरंगता। तो आप जब अंतरंगता को महसूस करेंगे अपने पार्टनर के साथ, आप किसी भी कम्युनिटी से आते हो, किसी भी लैंगिक अस्मिता से आते हैं, आप जब स्पेस देना शुरू करेंगे तो वहां पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है। बिल्कुल और जहां पर ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ये जो जो हम पे थोप दी गई कंडीशनिंग है ना, जी ये धीरे धीरे सर्फ एक्सेल से साफ हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि अंतरंगता को बहुत महत्व देना चाहिए। जी और इंटीमेसी जो है इज द की ऑफ लव। जी तो इसको करके, मतलब इंटीमेसी को समझ के और अपने रिश्तों में स्पेस देके, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कंडीशन है आपका, क्योंकि आज के समय में पुष्कर सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं सीखना है, जी क्या नहीं करना है। क्या करना है वो शायद हम कुछ किताबें अच्छी पढ़कर और कुछ अच्छी फिल्म देखकर कर लें, पर क्या नहीं करना है ये तो हमें स्वविवेक से सीखना पड़ेगा। और वो स्वविवेक तब आएगा जब हम इसको इंग्रेन करेंगे अच्छी अच्छी चीजों से। बिल्कुल जैसे फिल्म की बात हुई तो एक बहुत अच्छी फिल्म है लीना की, वो है पास्ट। पास्ट फिल्म 3-4 स्त्रियों के बारे में है, जिसमें से एक सेक्स वर्कर है, एक राजस्थानी गांव की ऐसी स्त्री है जिसका जबरन ब्याह हो गया है और वो मां नहीं बन पा रही है, तो उस पर बांझ का आरोप लगाकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत ब्रूटली उस पर अत्याचार हो रहा है। और उसकी एक सहेली है जिसकी बेटी अभी छोटे उम्र की है जी और वो किसी और से उसका मन लग गया है, लेकिन उसकी शादी किसी और लड़के से, बुजुर्ग बहुत दहेज देकर किया जा रहा है। राजस्थान की स्टोरी राजस्थान के जो कल्चर, हाँ जी कल्चर है। तो पास्ट मूवी में अगेन डायरेक्टर का करिश्मा, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि असल स्त्रीवाद, असल लड़ाई, उसमें पुरुष आते हैं, ऐसे ऐसे पुरुष आते हैं। एक पुरुष आते हैं जो ये कहते हैं, जो उन स्त्रियों को अवेयर करने का काम कर रहा है राजस्थान की गांव में। जी वो बहुत अच्छे एक्टर है, मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर है। तो उसमें एक किरदार आता है पुरुष जो अवेयर कर रहा है कि ऐसा है ब्लाउज बनाकर पैसा कमाओ, ऐसा है ये करो वो करो, शिक्षा करो। वो अपनी नॉर्थ ईस्ट वाइफ को लेकर आया है और उससे शिक्षा मतलब बांट रहा है। एक और पुरुष आया है जो जो जिनको सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं महिलाएं, उनको देवी की तरह पूछकर उनको सेक्सुअली फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जी तो उन स्त्रियों को पता ही नहीं। उसमें एक सीन है, वो इतना अद्भुत सीन है, बहुत गालियां पड़ेगी वो सीन बताते हुए मुझे उसके बाद। जी उसमें एक सीन है, राधिका आप्टे ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, और राधिका आप्टे का जो कैरेक्टर है उसको सुरवीन चावला ने कैरेक्टर प्ले किया। सुरवीन चावला उसको लेकर जाती है कि ऐसा है कि तुम माँ इसलिए शायद नहीं बन पा रही हो कि तुम्हारे पति में प्रॉब्लम हो, ऐसा तो ये नहीं कि तुम में ही प्रॉब्लम हो। जी तो ये जो व्यक्ति है जिसको मैं बार बार कह रही हूँ, उसमें एक मेल कैरेक्टर है जो बहुत स्पिरिचुअल है, फेमिनिस्ट है, सेंसिटिव है, समझ रहा है। वो मेल कैरेक्टर उसके साथ संभोग शुरू करता है करना, और वो सबसे पहले उसके पैर चूमता है, हाथ जोड़ता है, जी और कैमरा का एंगल होता है और उसके आंख से आंसू निकलता है। राधिका आप्टे है अवाक और आंख से आंसू। ये जो दृश्य है पुष्कर, जी ये वो सूक्ष्म दृष्टि है जो डायरेक्टर ने या उस फिल्म के जो स्टोरी टेलर, स्क्रिप्ट राइटर ने वहां पर जो डेवलप किया ना, जी मुझे ऐसा लगता है वो पीक ऑफ द सिनेमा था उस फिल्म का, पीक ऑफ द सिनेमा। तो पास्ट फिल्म जरूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी फिल्म है। और ऋतुपर्णा घोष, उनकी सारी फिल्म देख लो उनकी सारी फिल्म। और ऑफ कोर्स एक फिल्म है तितली। अगर कोई फेमिनिज्म को समझना चाहता है या नारीवादी दृष्टि से कोई फिल्म देखना चाहता है तो तितली में 3 पीढ़ी है, और 3 पीढ़ियों की जो
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है उसको उन्होंने डाला है। तो 3 पीढ़ी है, 3 अलग अलग उम्र की है, चंचलता होगी, चपलता होगी, गलतियां होंगी जी बहुत कुछ हो रहा होगा, लेकिन साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है, एक स्त्री अपने स्त्री होने को कैसे बचाना चाहती है, जी और स्त्री होने के बचाने में बहुत मेहनत नहीं है, बस साथ चाहिए। जैसे अभी आपने बात की पास्ट फिल्म की, आपने सीन एलोबरेट किया। हाँ जब हम इंडियन सोसाइटी में बात करते हैं तो जब ऐसी फिल्में आती हैं ये बेसिकली लोगों का दिमाग खोलने के लिए बनाई जाती हैं कि वो देखें सीखें चीज़ों को और बने, लेकिन तुरंत इनका विरोध होना शुरू हो जाता है ऐसे सीन्स पे लेके, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर आप आज के ज़माने के नहीं हैं, अगर थोड़े से भी अगर आप माँ बाप हैं हमारे या फिर दादी बाबा की उम्र के हैं, तो आप सेक्सुअलिटी पे बात करने पे, प्लेजर पे, ऑर्गेजम पे अगर बात करने पे आते हैं तो आप सबसे पहले कतराने लगते हैं कि नहीं नहीं इस पे तो बात नहीं करनी। अगर हम किसी भी समाज में खड़े हुए किसी फैमिली फंक्शन में, आपके माँ बाप आएंगे आपको गाल पे किस कर देंगे, माथे पे किस कर देंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है, लोग देखेंगे कि अरे वाह प्रेम है इनके बीच में। एक हस्बैंड आके अपनी वाइफ को गाल पे किस कर देगा तो लोग जज करने लगेंगे कि यार ये कैसे कर दिया, जाओ कहीं और करो जाके, हमारे सामने क्यों कर रहे हो। तो यहीं पे हमारा लव का जो है दोहरी मानसिकता दिख जाती है। एग्जैक्टली। तो जब इतनी छोटी सी चीज समाज नहीं बचा पा रहा है, तो ऐसे जब हम ऑर्गेजम पे या किसी प्लेजर पे बात करते हैं तो ये तो बहुत दूर की सोच हो जाती है। इस पर आपका क्या टेक है? पुष्कर, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हिपोक्रेसी को समझाने के लिए। अब इस हिपोक्रेसी को मैं इलैबोरेट करती हूँ। न जाने कितने ऐसी खबरों से अखबार पटा पड़ा है कि सामने रेप हो रहा है और भीड़ देख रही है, हत्या हो रही है, एक लड़की को या एक लड़की को चाकू से गोदा जा रहा है और भीड़ कुछ नहीं कर पा रही है, जी गोली मार दी गई, या कितनी ऐसी लड़कियां हैं सार्वजनिक स्तर पर जिनके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया और भीड़ कुछ नहीं कर पाई और उनको ये सब सामान्य लगा। जी लेकिन कोई स्त्री पुरुष अगर चूम रहे हैं एक दूसरे को सार्वजनिक तौर पर, गले लगा रहे हैं, तो वही समाज जो हत्या को स्वाभाविक तौर पर ले रहा है वो चूमने को स्वाभाविक नहीं ले रहा। हाँ, वहीं पे मारने लगते हैं, डंडे चल जाते हैं। एग्जैक्टली। कितना सुंदर उदाहरण दिया। अगर एक जो विवाह नामक संस्था जो आपके द्वारा ही बनाई गई है, और आप अब विवाह नामक संस्था में बनने के बावजूद भी एक स्त्री पुरुष को सार्वजनिक तौर पर प्रेम की एक छोटी सी अभिव्यक्ति जो चुंबन है उसको आप करने से ऐतराज कर रहे हैं, तो आपकी हिपोक्रेसी कितनी पीक पर है कि आपको किससे दिक्कत है। तो यहाँ पर ये आता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ उस चीज से दिक्कत है जो आपके बने बनाए ढर्रे पर, ढांचे पर प्रहार करता है। जी तो ये छोटा सा जो चूमना है ना, ये प्रहार बहुत बड़ा करता है। ये गले लगना ना बहुत प्रहार करता है। सार्वजनिक तौर पर कोई स्त्री बाल में गुलाब लगा के घूम रही है ना, तो ये प्रतीक। मैंने ऑस्कर वाइल्ड के बारे में क्यों लिखा था? ऑस्कर वाइल्ड विक्टोरियन एरा में, जहां पर समलैंगिकता का एक ही अपराध, एक ही होता था सजा, उसकी फांसी। जी क्योंकि ऑस्कर वाइल्ड तो बहुत पॉपुलर राइटर थे, वो जेल में भी हुए तो इतना उनके सामान का ऑक्शन हुआ कि मतलब उस जमाने में बहुत पॉपुलर थे, तो उनको कुछ महीनों की सजा हुई, फांसी की सजा नहीं हुई, जस्ट बिकॉज ही वाज ऑस्कर वाइल्ड और उनके पास उनके वकील और ऐसा प्रेशर था कुछ। लेकिन ही यूज्ड टू वेयर ग्रीन गार्निश, वो एक नीले रंग का फूल लगाते थे, गुलनार जी, और वो प्रतीक होता था समलैंगिकता का। धीरे धीरे वो फूल जो अपने कोट में लगाते थे वो प्रतीक बन गया विरोध का विक्टोरियन एरा में। तो आप देखेंगे अचानक से ऑस्कर वाइल्ड ने क्या किया, प्रतीक दे दिया। तो लोग बोल तो पाते नहीं थे, कर तो पाते नहीं थे, तो उन्होंने ग्रीन कार्नेशन, तो किसी को कुछ ग्रीन, उनको लगा कि हरे रंग का जो कार्नेशन है वो प्रतीक है विरोध का। तो कोई मोर की पंख लगा रहा है, कोई धीरे धीरे ना डेवलप हुआ जी। तो लोगों को इससे भी दिक्कत होने लगी। सिर्फ हरे रंग का फूल लगाने से क्या मैं किसी की हत्या कर रही हूँ? सिर्फ हरे रंग का फूल लगाने से मैं किसी का नुकसान पहुंचा रही हूँ? नहीं। लेकिन उनको इससे दिक्कत है कि ये प्रतीक जो है, ये हमारा जो बना बनाया जो ढांचा है, जो सामंतवादी ढांचा है, वर्चस्ववादी ढांचा है, जहां पर हम किसी पर डोमिनेट करते हैं जी। ये सारी बात किस चीज की है? ये सारी बात ये है कि मैं आप पर अधिकार जमा सकूं। बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा कि मैं आप पर अधिकार नहीं जमा पाऊंगा, तो मुझे लगेगा कि अरे मेरी तो सत्ता मेरे हाथ से चली जा रही है। तो वो सिर्फ हरे रंग का फूल भी ना उनको बहुत
तो ये हमेशा से यही होता रहा है कि दुनिया में अगर आप किसी भी चीज का विरोध करते हैं तो सबसे पहले आपको दबाया जाता है। एग्जैक्टली चाहे वो विरोध के प्रतीक से करे, चाहे प्रोटेस्ट में बैठ जाए, कहीं जाके नारेबाजी करें, आपको दबाया जाएगा। हमेशा से यही होता एग्जैक्टली। और ये तमाम चीज देखो ना, कितना छोटा सा शेर है, अचानक से याद आ गया। फिराक गोरखपुरी साहब, हम सबके फेवरेट, जी। जितने अच्छे वो जी। शायर थे उतने अच्छे वक्ता भी थे और उतने अच्छे शख्सियत भी थे। हम लोग तो नहीं उनसे मिल पाए, लेकिन जो उनके किस्से बताते हैं लोग, तो कितना छोटा सा शेर है और कितने बड़े इसके मायने हैं कि कोई समझे तो मैं एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं, डिवाइन चीज है। जी। तो ये जो जितनी भी डिवाइन चीज हैं, एक स्पर्श, एक सहज स्पर्श, मैं स्त्री हूँ, वो सहज स्पर्श सिर्फ मेरे लिए अच्छा नहीं है पुष्कर, तुम्हें भी कोई अगर सहज स्पर्श करेगा जी। तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी महसूस होगा कि मैं जो मनुष्य योनि में आया हूँ, इस स्पर्श से मैं थोड़ा और मनुष्य हुआ हूँ। जी। वही मुक्तिबोध वाला मनुष्य कि एक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बार बार कोशिश करते रहना। तो वो अगर कोई स्पर्श भी, कोई एक छोटी सी घटना भी, कोई छोटा सा प्रतीक भी जो हमारे पास समाज है, इसको पुनर्परिभाषित किया जा सकता है, तो क्यों नहीं उसको अपनाया जाए। तो गुलाब क्यों है प्रतीक? जी। गुलाब इसीलिए प्रतीक है प्रतिरोध का, प्रेम का, क्योंकि इस प्रेम का विरोध किया जाता है, लाल रंग का विरोध किया जाता है। तो लाल रंग क्या हुआ? क्रांति का प्रतीक बन गया। जी। ऐसा भी एक बहुत बड़ा समाज का वर्ग है जो केवल 2 जेंडर मानता है, एक मेल एक फीमेल, और वो तीसरे को मानने को राजी ही नहीं है। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि होते नहीं है। LGBTQ इसका सबसे बड़ा Q+, बल्कि अभी भी हमें पता नहीं है कि और कितने भी जेंडर आ सकते हैं। तो ऐसे समाज को अगर अपनी सोच का दायरा बढ़ाना हो, उनको जानना हो कि और क्या हो सकता है, इनके लिए आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे बुक्स में या मूवीज में, जिससे कि उन्हें समझने में आसानी हो कि हाँ, 2 जेंडर के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें लोग रहते हैं। एक तो बहुत अच्छी फिल्म आ गई पिछली, जब मैंने जिस अपने स्तंभ में सबमिट किया अपना आर्टिकल, जिस महीने मैंने सबमिट किया अपना क्वेयर पर आर्टिकल, उसी महीने फिल्म आई क्वेयर्स। तो एक तो वो है, और वो बहुत शानदार फिल्म है, देखनी चाहिए। जी। दूसरी चीज ये है कि जो द्विआधारी सिस्टम है, ये जो बाइनरी सिस्टम है लिंग को देखने का, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए हम देख रहे हैं क्योंकि हमें यही दिखाया गया, प्रोडक्ट के तौर पर हमें बताया गया कि यू आर अ मैन, यू कैन ओनली वेयर पैंट एंड शर्ट, यू आर अ वुमन, यू कैन ओनली वेयर द फीमेल टाइप, योर कलर इज ब्लू, योर कलर इज पिंक। कलर वाला तो सबसे छोटा सा पैमाना है कि एग्जैक्टली। आप बच्चा पैदा हुआ, आपने उसके लिए पिंक ड्रेस ही खरीदी क्योंकि वो लड़की है। अब आप उसके लिए दूसरा कलर सोच ही नहीं पाते हो कि मैं और क्या पहनाऊं। लड़का हुआ तो ब्लू ही पहनाना है सबसे पहले। ये बहुत छोटा पैमाना है एक। जैसे बचपन में जब हम जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी कोई धार्मिक आस्था नहीं है, तो उसको माना जाएगा कि जब वो पैदा हुआ है तो वो नास्तिक है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे धार्मिक आस्थाओं को उसको समझने दीजिए और वो तय करे अपनी आस्था के हिसाब से कि वो क्या रहना चाहता है, क्या नहीं रहना चाहता। इसी तरह से जैसे ही कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको तय करने दिया जाए उसके वो कौन से अपने सोशल नॉर्म्स बनाना चाहता है या नहीं बनाना चाहता, क्या एक्सेप्ट करना चाहता है, क्या नहीं एक्सेप्ट करना चाहता, लेकिन बता दिया जाता है। तो अगर वो ट्रांसजेंडर है तब तो उसको तो जीने का भी अधिकार नहीं है। बहुत मुश्किलें होती हैं। बहुत मुश्किल होती है। और इस पर एक कहानी याद आ रही है मुझे, लखनऊ की बहुत प्यारी लेखिका है किरण सिंह, और उनकी कहानी है संझा। संझा में जो किरदार है वो ट्रांसजेंडर है, और उसके पिता को समाज में ये बताने में कि जो मुझसे औलाद हुई है वो ट्रांसजेंडर है, उसको मुश्किल और अपमानित लग रहा है, तो वो ताउम्र छुपाता है और समाज को बताते ये लड़की ही है जी। उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी जो लैंगिक उसका जो अस्मिता है कि वो ट्रांसजेंडर है, उसने उसको छुपाए रखा। उसने उसके पूरे बचपन, वो बड़ी हो गई है, वो जो ट्रांसजेंडर है संझा, और वो बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करने के लिए सोच रहा है क्योंकि समाज पर प्रेशर है, समाज को तो पता ही लड़की है, क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर मैं बता दूंगा कि मैं ट्रांसजेंडर मैंने पैदा किया है तो मैं नपुंसक हूँ, ऐसा हो जाएगा, तो मैं इससे बचना चाहता हूँ। अब आपने उस बच्चे के साथ क्या किया? उसके सपनों को मारा, उसके बचपन को मारा, उसके जो वो है उस होने के एहसास के करने को मारा।
जी आपने हर चीज, आपने उसको तितली महसूस करने से मना कर दिया, चिड़ियों के पंखों को महसूस करने से मना कर दिया, नाव उड़ाने से नाव चलाने से मना कर दिया, आपने उसके हर एहसास को खत्म कर दिया, सब कितना सप्रेस किया। आपने एक पौधे को तेजाब डालकर मार दिया। तो ट्रांसजेंडर होना या लेस्बियन होना, गे होना, बाइसेक्सुअल होना, क्यूरियस होना, क्वियर होना, ये अपने आप में तमाम तरह के लैंगिक अस्मिताएं हैं और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है, जैसे आपने कहा कि प्लस में अभी तो हमें पता भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आज अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि मेरा पर्सोना है वो क्वेयर का है, और हो सकता है उसको बाद में पता चले कि नहीं, आई एम इंक्लाइन टू द मैन, और मैं गे हूँ, मैं क्वेयर था और अभी गे हूँ, हो सकता है जी तो ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं, हम प्राकृतिक, क्योंकि अब स्वतंत्रता से सोचने की का समय आया है। मेरे एक दोस्त हैं, मुंबई के हैं, बहुत चर्चित कॉमेडियन है, नाम नहीं लूंगी वरना बहुत गाली पड़ेगी। उन्होंने मुझसे कहा, शोभा LGBTQIA+ कम्युनिटी बढ़ रही है, तो अब हम स्त्री पुरुषों को क्या होगा? तो कह रहे हैं अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे, यही लोग बढ़ जाएंगे तो कैसे समाज कैसे चलेगा, खत्म हो जाएगा ना सब। मैंने कहा हाँ, सब खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया, अब अपना बोरिया बिस्तर उठा लीजिए, क्योंकि पुष्कर हम लोग अभी भी होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक दुनिया में रह रहे हैं जी और हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हम बार बार वही सब कुछ बाइनरी, ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाह रहे ग्रे में कोई नहीं देखना चाह हैं, रहा ग्रे में कोई नहीं देखना जी। चाह रहा है। तो फिर ठीक है, फिर मैंने उस दोस्त को कहा कि आप ठीक है भाई, आप बोरिया बिस्तर बटोरो और जाओ, क्योंकि आपको लग रहा है दुनिया खत्म होने जा रही है, तो ऐसा नहीं है। सारी लड़ाई अस्तित्व की है, अपना बचाने के लिए आप दूसरे का खत्म कर ले रहे हैं। हाँ, पर अब क्योंकि उनको आवाज मिली है और वो संगठित है, मैं बार बार जो शिकायत मैंने की आपके पॉडकास्ट पे, उसमें एक और ये लाइन, LGBTQI+ इसलिए अब अपनी जमीन मजबूत कर पा रही है क्योंकि वो संगठित है। जी स्त्रीवाद की परिभाषा गलत, सूडो फेमिनिज्म की परिभाषा इसलिए अपने पैर फैला पा रही है क्योंकि स्त्रीवादी लोग संगठित नहीं है। जी और वो इसलिए संगठित नहीं है क्योंकि उनको स्त्रीवादी कहलाने में भी शर्म आ रही है, उनको लग रहा है, तो ये स्त्रीवादी कहलाने में शर्म आना अपने आप में एक कंडीशनिंग है ना। जी आपने तुरंत अपने आप को दोयम दर्जे में रख दिया, स्त्री को और पुरुष को। तो मेरी पूरी लड़ाई यही है और आई एम सो हैप्पी कि मैं बहुत क्लैरिटी से ये शिकायत यहाँ दर्ज कर पा रही हूँ। आजकल आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? आजकल कौन सी किताब पढ़ रही हैं? मैं इन दिनों तो फूलन देवी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ रही हूँ और मैंने आपका स्टेटस देखा था, फूलन देवी को लेकर आपने एक स्टोरी डाली थी। हाँ, और वो काफी हिस्सा मैंने पढ़ लिया। और उस किताब की सबसे खूबसूरत बात क्या है, तो किताब तो खूबसूरत है ही, अनडाउटली फूलन देवी की जो स्टोरी है वो इंस्पायरिंग है। पहली किताब मैंने ऐसे देखी पुष्कर जिसमें पब्लिशर नोट है, और वो पब्लिशर नोट जो है वो फूलन देवी के लिए और उस किताब के बनने की पूरी प्रक्रिया पर इमोशनल टच है, वो स्टेटमेंट्स है उसमें। मैंने हिंदी, मुझे लगता है कि मुझे हिंदी साहित्य में भी प्रकाशकों को करना चाहिए कि बतौर प्रकाशक लेखक के साथ उनके कैसे संबंध रहे इस किताब को पूरा किताब फॉर्म में लाने को लेकर, और उस विषय पर उनका अपना। तो मैंने हिंदी साहित्य की किताबों में अभी बैक पे ऐसा पब्लिशर नोट नहीं देखा है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो उस किताब के पब्लिशर की खूबसूरत बात मुझे लगी, और मुझे लगा ये चीज मुझे कैरी करना चाहिए अपने इधर। और मैं इन दिनों वही किताब पढ़ी हूँ, और मैं इस समय फूल मैं हो गई हूँ, फूलन देवी मैं हो गई हूँ। और उनका तो फूलों का क्योंकि उत्सव था और उसमें वो पैदा हुई थी, इसलिए उनका नाम फूलन देवी था। सच इंस्पायरिंग स्टोरी। तो आई एम रीडिंग, अभी मैं उन्हीं से संबंधित और किताबें पढ़ रही हूँ, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई, और भी किताबें उनसे संबंधित पढ़ रही हूँ। प्रेमचंद का भी दोबारा मैंने कहानी पढ़ी, बड़े भाई साहब। उसका अंत का एक हिस्सा है जो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिमल रॉय की कोई फिल्म देख रही हूँ। बड़ा भाई साहब जो बार बार छोटे को बार बार उल्हाना देता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, देखो मैं बड़े दर्जे में हूँ, मुझे ओ हेनरी को पढ़ना पड़ता है, ओ हेनरी की कितनी शादियां हुई, उनकी 8वीं बीवी कौन थी, ये सब याद करना पड़ता है नंबर पाने के लिए, तुम भी पढ़ो तुम भी पढ़ो। छोटा भाई मस्त मौला रहता है, कनकौवा उड़ाता है, खेलता रहता है, लेकिन पास हो जाता है। तो बड़ा भाई फेल होता जा रहा है, छोटा भाई पास होता जा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ एक ही दर्जा बचा है बराबरी का, तो अब बड़ा भाई कुछ कह नहीं पा रहा है। और उसका कहानी का अंत कैसे होता है कि पतंग उड़ी और टूट, उसका जो धागा है वो टूटकर उन दोनों के बीच में आया है। तो
तो जो बड़ा भाई अब तक मना कर रहा था छोटे भाई को कि पतंग मत उड़ाया करो, समय बर्बाद मत किया करो, कहानी का अंत हो रहा है, वो लास्ट में वो धागा पकड़ता है और दौड़ते हुए जाता है और पीछे पीछे छोटा भाई भी जा रहा है। जी। ये क्या है? ये अंत क्या है? ये अंत किसी अच्छे सिनेमा को देखने का महसूस कराता है, किसी अच्छी किताब को पढ़ने का अंत कराता है। ये साहित्य में होने और संवेदनशील होने का एहसास कराता है। और हाल फिलहाल फूले फिल्म देखी, अभी नेक्स्ट एडोलसेंस सोच रही हूँ देखने की। ओके। तो ये सब चल रहा है। आप अपनी रचनाओं को किताब का रूप देने वाली हैं या आप किसी और अन्य प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं फ्यूचर के लिए? हाँ, सबसे पहले तो एक कविता संग्रह पर काम चल रहा है और स्तंभ जैसे ही मेरा जो स्तंभ है वो जैसे ही 10 या 12 होगा, मैंने सोचा हुआ है 12 में समअप करूंगी। जो सेक्सुअलिटी का टॉपिक है, तमाम चीज़ें, उसको 12 में ख़त्म करके उसको पुस्तकाकार लाने का काम चल रहा है। जितनी भी बुक्स या मूवीज़ का जिक्र किया गया है आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैम की आने वाली जो रचनाएं हैं उनका भी लिंक भविष्य में जब वो आ जाएंगी तो उनका लिंक भी इसमें अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ भी चीज़ सीखने लायक लगी हो तो ज़रूर सीखिएगा और अपने माइंडसेट को ज़रूर चेंज करने की कोशिश कीजिएगा और जुड़े रहिएगा पुष्कर टॉक्स के साथ। थैंक यू।